Welcome students. Chapter 1 French Revolution Video Lecture 2. Today we are going to discuss about French society during the late 18th century. We have already discussed this point about the society of France in the lecture 1. Today we are going to डिस्कस द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीवन जीने के लिए जो संघर्ष मनुष्य को करना पड़ता है वो हम लोग इस चैप्टर में या इस पॉइंट जो 1.1 है उसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी कि होता है जीवन जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो जिंदा रहने के लिए, यानी एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जब विषम परिस्थितियां मनुष्य के लाइफ में आ जाती है, ड्रास्टिक कंडीशंस आ जाती है, उस समय मनुष्य को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि आज हमारे सामने कोरोना जैसी एक महामारी फैली हुई है, उस समय मनुष्य के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है वो है अपनी लाइफ को बचा के रखना, अपने जीवन को बचा के रखना। तो हम लोग आज वही कर रहे हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीवन जीने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रांस की क्रांति का जो संघर्ष था या फ्रांस में जो संघर्ष था, या आप एक तरीके से कह सकते हो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो ह्यूमन का, वहाँ के फ्रांस की जनता का जो संघर्ष था वो किसी बीमारी से नहीं था, वो किसी दूसरी चीज़ के खिलाफ था। वो था राजा की डेस्पोटिक जो शासन व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ उनका संघर्ष था। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने से पहले हम लोग कुछ जो है न्यू वर्ड्स को देखेंगे, जैसे कि है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसे कि आप वर्ड आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जब आ जाए मनुष्य के सामने जब उसको अपना जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे, यानी उसको उसकी रोटी तक अगर मिलना पॉसिबल नहीं हो तो हम उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है। दूसरा एक है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है वन whose नेम रिमेन्स अननोन, यानी अज्ञात, जिसका नाम हमको पता नहीं है। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ चुकी थी, यानी जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 1715 में 23 मिलियन थी, वो 1789 में रोज होके कितनी हो गई, 28 मिलियन। यानी फ्रांस की जो जनसंख्या थी, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, और जैसे कि आप समझ सकते हो जब किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स यानी खाने पीने की वस्तुओं की भी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद दिस डिमांड, और जो अनाज करने की उत्पन्न करने की यानी जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मेल नहीं खा रहा था, यानी अनाज कम उत्पन्न हो रहा था और जनसंख्या अधिक बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। परिणाम ये हुआ कि जब खाने पीने की वस्तुओं में कमी आई तो उनकी प्राइसेस क्या होने लग गई, बढ़ गई। उस समय वहाँ फ्रांस में मेजर जो है उनका स्टेपल फूड जो था ब्रेड होता है, जिसको हम लोग पाव रोटी कहते हैं, ब्रेड था उनका मेजर जो है, ब्रेड वो लोग खाते थे। मोस्ट वर्कर्स were employed as laborers in the workshops whose owner fixed their wages, और जो अधिकतर जो वर्कर्स थे वो क्या करते थे, अलग अलग स्थानों पे मजदूरी का काम करते थे, वर्कशॉप्स में यानी कारखानों में वो लोग काम करते थे। तो उनकी जो वेजेस यानी मजदूरी, ठीक है ना, मजदूरी जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, जो डेली बेसिस पे काम करते हो, मॉर्निंग में जाते हैं और इवनिंग में उनको उनकी जो है वेजेस मिल जाते हैं। मान लो जो भी उस वक्त का पर्टिकुलर वेजेस रहा होगा उनको मिल जाता है। तो वो कौन डिसाइड करता था, वो लेबर यानी मजदूर डिसाइड नहीं करते थे कि उनको कितना रुपया मिलेगा, वो उनके फैक्ट्री ऑनर्स जो थे, वर्कशॉप के जो ऑनर्स थे वो लोग डिसाइड करते थे। ठीक है ना।
तो वो जो थे उनके जो वेजेस थे, उनकी जो कमाई थी, इनकम थी, वो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जो थे उनके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि फूड ग्रेन्स में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. But wages did not keep pace with the rise in the prices, so the gap between the poor and the rich widened. तो क्या हुआ, जब लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही थी, तो इससे हुआ ये कि जो अमीर और गरीब का जो गैप होता है, द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड, यानी उनका जो, आप एक तरीके से कह सकते हो अमीर और गरीब की जो खाई थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी. द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड. थिंग्स बिकम वर्स whenever drought और हेल reduced द हार्वेस्ट. और स्थितियां और ज़्यादा तब खराब हो जाती थी जब किसी समय वहाँ पर सूखा पड़ जाता था या हेलस्टॉर्म्स हो जाते थे, तो उसके कारण क्या होता था, उनकी फसल को नुकसान हो जाता था. दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस. इसी के कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न हुई. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है. जब भोजन की कमी हो जाए, खाने पीने के जो आइटम्स है उनकी कमी हो जाए, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाए, उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस. ठीक है. समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम. उस समय जो फ्रांस में घटित हो रहा था, तो उसको वो लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस का नाम दे रहे थे. अब आपके सामने एक एक्टिविटी आ रही है. ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये 1.1 था, अभी 1.2. ऐसे करके जो फ्रांस का ये है 1.1, 1.2 और 1.3 में हम ये जो फ्रांस की जो सोसाइटी है, समाज रचना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस समय वहाँ पे कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी. सो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स, यानी आपको ये देखना है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है ना. अपने को ये चीज़ पता करनी है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होती है. तो लेट्स चेक. फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस इन द फिगर 4 विद द अप्रोप्रिएट टर्म्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. यानी आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स जो नेक्स्ट आपको स्लाइड पे देखने को मिलेगा वहां पे आपको फिलअप करना है. ठीक है ना. तो आपके पास वर्ड्स जो डिक्शनरी में अवेलेबल है वो ये है, फूड रियोट्स यानी दंगे, यानी भोजन के लिए वहाँ पे मारकाट मच जाती है, उसको बोलते हैं फूड रियोट्स. स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज की कमी. इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स यानी अधिक से अधिक लोगों के मरना, यानी अधिक से अधिक लोग क्या हो रहे थे, मर रहे थे. राइजिंग फूड प्राइजेस, जो फूड की थी प्राइजेस क्या हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी. वीकर बॉडीज, और लोगों का जो शरीर था वो क्या हो रहा था, वीक यानी कमजोर हो रहा था. नाउ दिस इज द चार्ट हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स, यानी एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हैपन होता है. जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं. आपको अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इसको फिल करना है. ऑर्डर अगर आपने ब्रेक किया तो आपका जो है वो फिल करने का जो आंसर हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो सबसे पहले बैड हार्वेस्ट होने के बाद क्या हो सकता है वो आपको सेकंड बॉक्स में लिखना है. उसके बाद जो थर्ड बॉक्स है उसमें आपको, मान लो फसल खराब हुई, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, दो बॉक्सेस में फिलअप करना है. फोर्थ आपको फिलअप करके दिया हुआ है, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. अब ऐसी स्थिति आ गई कि गरीब भोजन नहीं खरीद सकता. फिर आपको देखिए नीचे एरो मार्क के अकॉर्डिंग चलना. देखिए एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, जहां पे एरो मार्क है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करते हुए चलना है और वही प्रॉपर वर्ड्स आपको यूज करने हैं. तो जब लोग खरीद नहीं सकते तो दो कंडीशंस होगी. क्या करेंगे, जब लोगों के पास खरीदने की परचेसिंग पावर नहीं रहेगी, पैसे नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे, उसमें दो बॉक्सेस आपको दिएंगे, वो दोनों लिखें, वो भी आपको प्रॉपर ऑर्डर के साथ में लिखने हैं. उसके बाद में डिसीज एंड एपिडेमिक्स, यानी महामारी फैलती है, बीमारियां फैलती है, और उस बीमारी फैलने के बाद में लोगों का क्या होता है, क्या हासिल होता है बीमारियों के बाद में, वो आपके लास्ट इसमें चेक बॉक्स में आ जाएगा. तो ये एक्टिविटी जो है आपको फिलअप करनी है और इसको आपकी नोटबुक में आपको ये सारे बॉक्सेस बनाओगे, इसको फिलअप करोगे और ये वापस इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आपको भेजना है. मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि अभी आपकी एक्टिविटी है तो आपको ये एज ए होमवर्क इसको कंप्लीट करना है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. 1.3 ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी
जो ग्रोइंग मिडिल क्लास, फ्रांस में उस समय तक मिडिल क्लास था नहीं। जब फ्रांस की रिवॉल्यूशन हुई उसके पहले जो था फ्रांस में मिडिल क्लास नहीं था, लेकिन फ्रांस में जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ या उसके आसपास के समय में वहाँ पे एक मिडिल क्लास का ग्रो हुआ। यानी कि जो थर्ड एस्टेट था, फर्स्ट एस्टेट आपको पता है जो चर्च में रहने वाले थे क्लेर्जी, सेकंड आपको पता है नोबल, वो तो ऑलरेडी रिच थे। जो थर्ड एस्टेट थे उसमें क्या था, तीन कैटेगरी थी, ए बी सी मैंने आपको बताया था, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, ये थे, तो वो ऑलरेडी रिच थे। सेकंड में जो थे वो पुअर थे और थर्ड वाले और ज़्यादा पुअर थे। तो इसमें क्या हुआ, जो सेकंड स्टेट के जो थर्ड जो आपके सेकंड स्टेट के लोग जो थे वो लोग क्या होने लगे, कुछ रिच होने लगे। तो जब वो लोग रिच होने लगे तो धीरे 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 क्या होने लगे, उनकी इनकम बढ़ने लग गई। बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन वो एक मिडिल कंडीशन में आ गए, यानी उनको हम नया मिडिल क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास वो बन गए। तो मिडिल क्लास जो होता है उनको अपनी राइट्स के बारे में सारी चीज़ें धीरे 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 पता चली। व्हेन दे केम टू नो अबाउट देयर राइट्स, उनको एजुकेशंस मिली, एजुकेशन के साथ साथ उनको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई, तो वो अपने अधिकारों के प्रति क्या हुए, जागृत हुए। तो उन्होंने क्या करा, एक कल्पना की, एक सपना देखा कि उन ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी उनको जो ये फर्स्ट एस्टेट को और सेकंड एस्टेट के लोगों को, यानी कि जो क्लेर्जी और नोबिलिटी के जो लोग थे उनको जो प्रिविलेज मिलते थे, प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार, यानी उनको उनके जन्म के साथ ही विशेष अधिकार मिलते हैं अगर वो उस कुल में जन्म लेते हैं तो ये जो प्रिविलेज उनको मिलते थे, इस मिडिल क्लास ने उन प्रिविलेज को रिमूव करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए उनके मन में कुछ कल्पनाएं जागृत हुई, इच्छाएं जागृत हुई। और ये यहीं से आप समझ सकते हो कि एक नए युग की शुरुआत फ्रांस में होने का आरंभ हो रहा था। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। जो किसान थे और जो आपके वर्कर्स थे, मजदूर जो थे, लेबर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, जो इंक्रीज टैक्सेस, यानी जो टैक्सेस की रेट बढ़ रही थी, लगातार क्या कर रहा था, वहाँ का जो मनार्क था, राजा था, वो लगातार टैक्स बढ़ा रहा था। तो इसके खिलाफ वहाँ ने लोगों ने रिवोल्ट किया। कौन थे उसमें, पीजेंट्स एंड वर्कर्स। रिवोल्ट यानी उन्होंने वहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हो दंगे फसाद, वहाँ पे बहिष्कार या विद्रोह एक तरीके से शुरू हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे फूड की स्कैरसिटी थी, यानी भोजन की सख्त कमी हो रही थी। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रांस के सोसाइटी में एक नया वर्ग उभर के सामने आया, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी इनकम कैसे बढ़ाई, उन्होंने कुछ ट्रेड किया, ओवरसीज ट्रेड किया, जैसे कि मान लो उन्होंने कुछ अपनी वस्तुएं एक्सपोर्ट करनी शुरू की, या उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का काम शुरू किया। ठीक है, वुलन और जो सिल्क, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स को उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। या फिर जो फ्रांस की सोसाइटी में जो रिच मेंबर्स थे या जो अमीर लोग थे, उनको उन्होंने अपने प्रोडक्शन जो थे, अपने प्रोड्यूस जो थे, वो जो प्रोड्यूस करते थे वो उनको बेचना शुरू कर दिया। इससे उनकी क्या होने लगी, इनकम जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers। इसके अलावा देखिए कुछ तो थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारी थे, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर्स थे, जो हमने अभी इस स्लाइड में देखिए इसमें पढ़ा। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा कि जो मर्चेंट्स थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट के जरिए, अपने प्रोडक्ट्स की सेल के जरिए अपनी इनकम को अधिक से अधिक बढ़ाया और वो मिडिल क्लास में क्या होने लग गए, इंक्लूड होने लगे। इसके बाद में क्या हुआ, एक और वर्ग था इसी के अंदर, इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, इनके साथ साथ में थर्ड एस्टेट में एक और
कैटेगरी के लोग थे जो प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड किए गए थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये सभी लोग एजुकेट हो चुके थे, पढ़े लिखे थे, तो इनका ये मानना था कि समाज के अंदर किसी को भी जन्म के साथ विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी को भी समाज में क्या नहीं मिलना चाहिए? जन्म के साथ नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, तो वो उसकी मेरिट के बेस पे मिलना चाहिए, यानी उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे मिलना चाहिए, न कि जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे मिल रहा था, इसी के कारण वहां पे सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई या रेस हुई। अब देखिए कुछ फिलोसफर्स उस फ्रांस के समाज में, कुछ उस समय फिलोसफर्स हुए, जैसे कि कौन, कुछ मैं आपके फिलोसफर्स का नाम बताना चाहूंगा आपको। जॉन लॉक, जीन जैक्स एंड रूसो, ये कुछ फिलोसफर्स थे। जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो, ये दो फिलोसफर्स के नाम आपको मैं बताना चाहूंगा। इसमें देखिए, इन हिज ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। यानी जो लॉक नाम का जो फिलोसफर्स था, उसने अब उसकी जो किताब थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या लिखा? उसमें उसने लिखा कि ये जो मोनार्क यानी राजा, राजा के पास जो अधिकार होते हैं, डिवाइन पावर यानी देवीय शक्तियां, ऐसा माना जाता था कि जो राजा है वो देवी का मतलब जो है वो देवताओं का अवतार है, उसके पास डिवाइन पावर है, देवीय शक्तियां हैं, ठीक है ना। और एब्सोल्यूट राइट, उसके पास कुछ और अधिकार थे जिससे वो जनता के ऊपर क्या करता था? अत्याचार कर सकता था। तो एब्सोल्यूट राइट्स उसके पास थे, जो निरंकुश अधिकार उसके पास थे, उनके माध्यम से वो जनता पे ये करता था, अत्याचार करता था। तो ये जो लॉक नाम के जो फिलोसफर्स थे, उनका मानना था कि ये सब क्या हो जाने चाहिए? लैप्स हो जाने चाहिए, इनको समाप्त कर देना चाहिए। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, यानी कि इनको अंत कर देना चाहिए। इसके अलावा मैंने अभी आपको एक और फिलोसफर्स का नाम बताया, रूसो। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, उन्होंने अपना एक आइडिया आगे रखा। उन्होंने फ्रांस के जो थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उनके सामने अपने विचार रखे। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, जिसमें जनता के बीच में और बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी जनता के बीच में और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल का मतलब, जो हमारे देश में जैसे कि अभी आप समझ सकते हो, हम ये चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं एमएलए को इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम उनको इलेक्शन के प्रोसेस से क्या करते हैं? इलेक्ट करके हम उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं एमएलए को, और एमपी को हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में और जनता के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होना चाहिए, उनका ये मानना था। आगे चलते हैं। एक और जो फिलोसफर्स थे उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, उनकी एक बुक थी इन द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने उसमें क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा, प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने सरकार के अंदर ही, यानी गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर ही पावर को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी गवर्नमेंट में जो पावर था वो सिंगल हैंडेड नहीं रखा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रखा, उसको उन्होंने डिवीजन कर दिया। किस प्रकार डिवीजन किया? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जैसे कि आप जानते हो, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, हमारे इंडिया में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हमारे देश में भी किया हुआ है। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने भी इसी प्रकार की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की अवधारणा, इन्होंने अपना जो प्रपोजल था उन्होंने इसमें अपनी बुक में रखा। नेक्स्ट आप देखोगे, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंशनली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस। अब क्या थे, इन जो फिलोसफर्स थे, इनके जो आइडियाज थे लोगों ने काफ़ी पसंद किए, और इसका कारण ये हुआ कि वहाँ के जो सैलून्स थे, ठीक है ना, तो सैलून्स यानी बाल काटने की दुकान, वहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो कॉफ़ी हाउसेस थे, कॉफ़ी हाउसेस जहाँ पे लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते थे। जैसे अपने यहाँ इंडिया में होती है टी शॉप होती है, वैसे वहाँ पे कॉफ़ी हाउसेस होते हैं। तो वहाँ पे जो थे
लोग बातें करते थे, डिस्कस करते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, उनको इसके बारे में उसकी सारी जानकारी बुक्स से और न्यूज़पेपर से मिल जाती थी। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके लिए क्या करते थे, कुछ लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स को अलाउड यानी जोर से रीड करते थे और बोल बोल के लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में समझाते थे कि हमारे राइट्स क्या है। ये फिलोसफर्स जो है, ये थिंकर्स जो है, ये हमारे देश के बारे में क्या क्या प्रपोजल, क्या क्या प्रस्ताव या क्या क्या नए नए आइडियाज़, हमारी जो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में वो लोग डिस्कस करते थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो अनएजुकेटेड लोग थे, उनको भी ये सारी चीज़ें क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन इनकी मिल गई। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। अब क्या हुआ, एक और न्यूज़ उस समय फ्रांस में आई कि जो लुई 16 है, वहाँ का मोनार्क यानी कि वहाँ का राजा, वो टैक्स बढ़ाने वाला है, इज गोइंग टू इंक्रीज टैक्स। वो टैक्स बढ़ाने वाला है क्योंकि उसको उसके राज्य को चलाने के लिए जो डेली एक्सपेंसेस है उसको मीट करने को नहीं हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो टैक्स से पैसे ज़्यादा वसूलेगा। तो इस बात से भी लोगों में क्या हुआ, गुस्सा ज़्यादा व्याप्त हो गया कि ये टैक्स जो है हमारे पर और बढ़ने वाला है और हमारे पास ऑलरेडी पैसों की क्या है, सख्त कमी है। तो लोगों ने इसका विरोध किया। साथ साथ में उन्होंने जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस था, यानी जो विशेष अधिकार का, जो लोगों को, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, उसका भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। थैंक यू। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.0 या 2.1 से स्टार्ट करेंगे। और जो एक्टिविटी मैंने आपको करने के लिए दी है, आप प्लीज़ मुझे उसको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। आई एम गोइंग टू चेक इट और जो सही आंसर है मैं आपको इसका बताऊंगा। थैंक यू।